बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 4 अक्टूबर है, दिन है एतवार का और साल 2020। दो अहम खबरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। पहली खबर में बात करेंगे वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फैसला किया गया है और वो बड़ा फैसला नाज़रीन ये है कि 2023 के आम इंतखाबात में एक मरतबा फिर RTS सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ के साथ साथ अपोजिशन जमातों की जानिब से RTS सिस्टम पर जो एतराज़ात उठाए गए उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, उन्हें मुस्तरद कर दिया गया और ये फैसला किया गया है कि 2018 के इलेक्शन की तरह 2023 के इंतखाबात में भी RTS सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। 2023 के इलेक्शन प्रोसेस के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने क्या तजवीज़ पेश की थी जिससे वफाकी हुकूमत ने इत्तफाक नहीं किया, इस खबर की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और दूसरी खबर में हम बात करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इदारों की जानिब से एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है और इस ऑपरेशन के नतीजे में इस्लामाबाद से मनशियात फरोशी के एक बड़े नेटवर्क को, ड्रग माफिया को गिरफ्तार किया गया है, जिससे 30 करोड़ मालियत की नाजरीन मनशियात भी बरामद की गई हैं। और इब्तदाई तहकीकात से ये पता चला है कि इस ड्रग माफिया की जानिब से इस्लामाबाद में अहम प्राइवेट और गवर्नमेंट शख्सियात को ये मनशियात सप्लाई की जाती थी, ये फराहम की जाती थी। वो अहम प्राइवेट और सरकारी शख्सियात कौन सी हैं, इस खबर की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो वफाकी हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि 2023 के इंतखाबात में 2018 के इलेक्शन की तरह RTS सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के ऑफिस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में एक इजलास हुआ जिसमें इलेक्शन कमीशन के हुकाम, चेयरमैन नादरा और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे शरीक हुए। इस इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से इजलास के शुरा को ये बताया गया कि चूँकि 2018 के इलेक्शन में अपोजिशन जमातों की जानिब से धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए और सबसे ज़्यादा जो इलेक्शन प्रोसेस पर क्वेश्चन किया गया है वो RTS सिस्टम को क्वेश्चन किया गया है, उस पर सवालात उठाए गए हैं और अपोजिशन जमातें ये कहती हैं कि RTS सिस्टम की वजह से हमारी जो जीत थी वो शिकस्त में तब्दील हो गई। तो लिहाजा हमारी तजवीज़ ये है, इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये बताया गया कि 2023 के इलेक्शन में RTS सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, RTS सिस्टम का जो इस्तेमाल है उसे तर्क कर दिया जाएगा। लेकिन इस इजलास में जो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे शरीक थे उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन की इस तजवीज़ को रद्द किया गया और ये कहा गया कि चूँकि वफाकी काबीना की जानिब से RTS सिस्टम के इस्तेमाल के साथ साथ इलेक्शन रिफॉर्म का जो मसवदा मंजूर किया गया है उसके बाद 2023 के इलेक्शन में RTS सिस्टम का इस्तेमाल होना चाहिए, इलेक्शन रिफॉर्म को भी अडॉप्ट किया जाना चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि 2018 के इलेक्शन में अगर अपोजिशन की जानिब से RTS सिस्टम के इस्तेमाल पर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं कि 2023 के इलेक्शन में RTS सिस्टम इस्तेमाल ना किया जाए, इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है, नाकामी के जो वजूहात हैं इस पर गौर किया जा सकता है। लेकिन चूँकि ये एक डिजिटल तरीका है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए इलेक्शन का जो मरला है उसमें ज़्यादा तेज़ी आ जाती है, तो लिहाजा 2023 के इलेक्शन में RTS सिस्टम का इस्तेमाल होना चाहिए। इस इजलास में 2018 के इलेक्शन में RTS सिस्टम क्यों नाकाम हुआ, क्यों ये RTS का सिस्टम उस वक्त बैठ गया जब इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, इस मामले पर भी गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन के हुकाम और उसके साथ साथ चेयरमैन नादरा के साथ जो नादरा के ऑफिशियल्स आए थे उनके जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इजलास के शुरा को ब्रीफ किया गया, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि 2018 के इलेक्शन में RTS सिस्टम की नाकामी के मामले पर बाकायदा एक इंक्वायरी कराई जाएगी, तहकीकात की जाएगी और इस फैसले के बज़ाब्ता जो अहकामात हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले जो नवाज शरीफ की जानिब से अपना जो आखिरी वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया गया था उसमें नवाज शरीफ का भी यही कहना था कि हमारी पार्टी तो जीत चुकी थी, हमारी पार्टी जो है उसे हरवाया गया है, हमें तो हारने वाले नहीं थे। और ये कहा गया कि RTS सिस्टम को बंद कर दिया गया, RTS सिस्टम को ऑफ कर दिया गया और RTS सिस्टम के बंद होने की वजह से हमारे जो उम्मीदवार अपनी कामयाबी की जानिब आगे बढ़ रहे थे, अचानक से उनकी वो कामयाबी जो है उनकी शिकस्त में तब्दील हो गई। तो इसी वजह से शायद इलेक्शन कमीशन चाह रहा था कि 2023 के इलेक्शन में RTS सिस्टम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन वफाकी हुकूमत ने जहाँ इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ से इत्तफाक नहीं किया, वहीं अपोजिशन जमातों की जानिब से इस सिस्टम पर उठाए गए तमाम एतराज़ात और इल्ज़ामात को रिजेक्ट कर दिया गया है। ये तो नाज़रीन हमारी पहली खबर हो गई। और जैसा कि मैं कुछ ये कहना चाह रहा था कि नवाज शरीफ की जानिब से जिस तरह से एतराज़ात उठाए गए, इसी तरह से 2013 के इलेक्शन में भी ये एतराज़ उठाया गया था कि ये आरोप का इलेक्शन है और आरोप के ज़रिए मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपना तमाम जो इलेक्शन है उसे मैनेज किया है, अपनी कामयाबी की राहें हमवार की हैं।
تو یہ سلسلہ 2013 سے چلتا چلا آ رہا ہے، حالانکہ 2008 کے الیکشن میں اس طرح سے دھاندلی کے الزامات نہیں لگائے گئے تھے، لیکن شاید الیکشن کمیشن ایک اٹیمپٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ 2023 کے الیکشن پر کسی قسم کا کوئی دھاندلی کا الزام نہ لگے، لیکن چونکہ وفاقی حکومت کی جانب سے ایک الیکشن ریفارم کا ایجنڈا جو ہے مسودہ ہے، اس کی منظوری دی جا چکی ہے اور آر ٹی ایس سسٹم اس مسودے کا حصہ ہے، تو اس لیے وفاقی حکومت نے الیکشن کمیشن کی اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں وفاقی دارالحکومت میں جو سیکیورٹی اداروں کی جانب سے ایک مشترکہ آپریشن کیا گیا ہے۔ یہ آپریشن این ایف فورس، اسلام آباد پولیس، اسلام آباد کی اسپیشل برانچ اور رینجر کے اہلکاروں پر مشتمل سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کیا گیا ہے، اور یہ آپریشن اسلام آباد کے پوسٹ سیکٹر میں کیا گیا ہے۔ 4 سیکٹر میں کیا گیا، ایک سیکٹر ہے F10، F11، F7، اور یہ ناظرین وہ سیکٹر ہیں جہاں پر کروڑوں روپے بنگلے کی مالیت ہیں، امیر فیملیاں یہاں پر رہتی ہیں، یہاں پر آپریشن کیا گیا 3 سیکٹر میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام آباد کا G12 سیکٹر ہے جو قبضہ مافیا کے قبضے میں ہے، الاٹ کرایا گیا تھا حکومت کی جانب سے، یہ ایک CDA کا سیکٹر ہے، لیکن قبضہ مافیا نے اس سیکٹر پر قبضہ کر رکھا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد میں کہ جو جرائم پیشہ جو لوگ ہیں، جرائم پیشہ جو عناصر ہیں جو اسلام آباد کے اسٹریٹ کرائم میں یا وارداتوں میں، جرائم پیشہ وارداتوں میں ملوث ہوتے ہیں، وہ لوگ اس سیکٹر میں G12 میں جا کر پناہ لیتے ہیں۔ یہاں پر بھی سیکیورٹی اداروں کی جانب سے آپریشن کیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بڑا ڈرگ مافیا، ایک بڑا منشیات فروشی کا جو نیٹ ورک ہے اسے گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک خاتون ہے جس میں ایک غیر ملکی ہے، اور مجموعی طور پر 7 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ابتدائی تحقیقات سے یہ پتہ چلا ہے کہ اس گروہ سے ایک تو 30 کروڑ مالیت کی منشیات برآمد کی گئی ہیں، اور جو خاتون ہے اس کی جانب سے یہ جو منشیات پشاور سے لائی جاتی تھیں اسے یہاں اسلام آباد کی جو نجی پرائیویٹ پارٹیاں ہوتی تھیں وہاں پر فراہم کیا جاتا تھا۔ لیکن جو غیر ملکی شخص گرفتار ہوا ہے اس کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ غیر ملکی جو شخص تھا وہ بیرون ممالک سے یہ منشیات کے جو آئٹمز ہوتے ہیں، خاص طور پر کوکین، XTC گولیاں، شاید یہی نام ہے، اس کے ساتھ جو آئس کی ایک نیا نشہ جو آیا ہے جدید جسے نشہ کہا جاتا ہے، وہ باہر سے لے کے آتا تھا، اور یہاں اسلام آباد میں اہم پرائیویٹ اور سرکاری شخصیات کو یہ منشیات جو ہے وہ فراہم کی جاتی تھیں۔ سیکیورٹی اداروں کی جانب سے ناظرین یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی اس ڈرگ مافیا سے بچ نہیں سکے، بلکہ اس منشیات کے نیٹ ورک کی جانب سے اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں بھی منشیات کی سپلائی کی جاتی تھی، منشیات فروخت کی جاتی تھیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ابتدائی تحقیقات میں جو اہم پرائیویٹ اور گورنمنٹ شخصیات اس دھندے میں ملوث پائی گئی ہیں ان کے جو نام ہیں وہ فی الحال خفیہ رکھے جائیں گے۔ تب تک ان کے نام خفیہ رکھے جائیں گے جب تک اس مکروہ دھندے میں ملوث جو دیگر لوگ ہیں ان تک جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ پہنچ نہیں جاتے، انہیں گرفتار نہیں کر لیا جاتا۔ اور یہ بھی ناظرین بتایا گیا ہے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کہ گرفتار 7 ملزمان میں سے ایک ملزم نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ اس کی جانب سے یہ منشیات اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کو بھی فروخت کی جاتی تھیں۔ تو ناظرین یہ آج کی ہماری 2 خبریں ہوگی۔ فی الحال آپ ناظرین سے اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔